सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। गुजरात से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के नतीजे घोषित। अमित शाह और स्मृति ईरानी की जीत। अहमद पटेल सीट बचाने में रहे कामयाब। विपक्ष का 2 तरह के 500 के नोट छापने का दावा। राज्यसभा में नोटबंदी को बताया सबसे बड़ा घोटाला। वित्त मंत्री ने लगाया अनावश्यक अवरोध का आरोप। अयोध्या में विवादित जमीन पर राम मंदिर के पक्ष में शिया वक्फ बोर्ड। कहा कुछ दूरी पर मुस्लिम इलाके में बननी चाहिए मस्जिद। भूमि पर बताया मालिकाना हक। जस्टिस दीपक मिश्रा होंगे सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। 28 अगस्त को लेंगे शपथ। कानून मंत्रालय ने जारी की आधिकारिक अधिसूचना। और चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में भीषण भूकंप। रिक्टर पैमाने पर 7 मापी गई तीव्रता। हादसे में 7 की मौत, 90 से ज्यादा घायल। गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों में 2 पर बीजेपी जबकि 1 सीट पर कांग्रेस ने कब्जा बरकरार रखा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहली बार गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की है। अहमद पटेल ने कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में शामिल हुए बलवंत सिंह राजपूत को मात दी। अहमद मोहम्मद पटेल ने 4,400 वोट लिया है, उसके खाते में है और उसको मैं डिक्लेयर इलेक्टेड करता हूं। दूसरा, बीजेपी स्पॉन्सर कैंडिडेट शाह अमित भाई अनिल चंद्र, उन्होंने 4,600 वोट पोल्ड किया है, उसको भी मैं डिक्लेयर इलेक्टेड करता हूं। तीसरी सीट के लिए बीजेपी स्पॉन्सर श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, उन्होंने भी 4,600 वोट पोल किया है, उसको भी मैं डिक्लेयर इलेक्टेड। गुजरात से राज्यसभा की 3 सीटों के नतीजों का ऐलान देर रात हो पाया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहली बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी जीत दर्ज की है। अमित शाह और स्मृति ईरानी को 46 वोट हासिल हुए। काफी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल अपनी सीट बचाए रखने में कामयाब रहे। क्रॉस वोटिंग की वजह से अहमद पटेल की मुश्किलें बढ़ गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती शुरू होने से पहले कांग्रेस की मांग मानते हुए कांग्रेस विधायक भोलाभाई गोहिल और राघवजी भाई पटेल का वोट रद्द करने का आदेश दिया। अहमद पटेल ने ट्विटर पर सत्यमेव जयते लिखते हुए अपनी जीत का ऐलान किया। ये जीत मेरे उस विधायक साथियों की है जो ना डरे, जो ना बिके। उनके घर में बहुत सारी धन संपत्ति नहीं है, पर उसका ईमान चट्टान की तरह मजबूत है। ये मेरे कांग्रेस के विधायक साथियों की ये जीत है। मेरे उन आदिवासी भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन आदिवासी विधायकों ने एकजुट होके लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष साथ मिलकर किए। दरअसल वोटों की गिनती पहले शाम 5 बजे शुरू होनी थी, लेकिन कांग्रेस की शिकायत के बाद गिनती रोक दी गई। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग पहुंचकर अपनी अपनी दलीलें पेश की। नियम के मुताबिक वोट डालने से पहले इसे किसी भी अनाधिकारिक व्यक्ति को नहीं दिखाया जा सकता है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आयोग ने देर रात वोटों की गिनती शुरू करने का निर्देश दिया। पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने इसे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बताया है। इस राज्यसभा की चुनाव कांग्रेस में वर्टिकल स्प्लिट हुआ है, कांग्रेस तितर बितर हो गई है। ये जीत ऐसी है कि जीत के वक्त मुंह में मीठा हम देते हैं, लेकिन आज कांग्रेस के मुंह में मीठा नहीं है, लेकिन एक्चुअली सॉल्ट का हम बोलते हैं कि उनका खारा नमक, ये परिणाम आधा वोट से जीतना, ये कोई
कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। गुजरात में करीब 2 दशक के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए 8 अगस्त को मतदान हुआ। इससे पहले बड़े राजनीतिक दलों के नेता यहां से निर्विरोध निर्वाचित होते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में कल अवरोध के चलते कोई विधायी काम नहीं हो सका। विपक्ष ने आरोप लगाया कि 2 तरह के 500 के नोट छापे जा रहे हैं। कांग्रेस ने इसे सबसे बड़ा घोटाला बताया। सरकार ने आरोपों को खारिज किया और कहा विपक्ष सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है। मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने नोटों की छपाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक 2 तरह के 500 के नोट छाप रहा है। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि नोटबंदी देश का सबसे बड़ा घोटाला है। ये इस सेंचुरी का सबसे बड़ा स्कैम है। ये इस सेंचुरी का सबसे बड़ा स्कैम है कि गवर्नमेंट ही 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 किस्म के नोट छपती है। छपाती है डिफरेंट साइज के, डिफरेंट साइज के, डिफरेंट डिजाइन के, डिफरेंट फीचर्स के। कई विपक्षी दलों ने कांग्रेस के आरोपों का समर्थन किया। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर वॉकआउट भी किया। Mr. Kapil Sibal has raised an issue. It's a serious issue and the rule is 258. Please look at 258. No, yes. So give him a chance to raise it. 258. Yeah. Look at the notes. So you look at the notes. No. Reserve Bank note छापे, 2 तरह के नोट नहीं छप सकते। ये कैसे छपे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये साइन मैं दे सकता हूँ आपके सामने, साइन करके दे सकता हूँ। लग रहा है देश में 2 तरीके के नोट चल रहे हैं। ये बहुत मामला है और चूंकि सरकार इसका जवाब नहीं दे रही, हटवाता है, तो समाजवादी पार्टी सदन से वॉकआउट करती है। सरकार ने कहा कि कांग्रेस अफवाह फैला रही है और जानबूझकर कार्यवाही में बाधा डाल रही है। There are rules under which you give notice. You start raising issues with regard to the currency of the country in this manner, and such irresponsible statements are made. There is a misuse of 0 hour going on and it should not be permitted at all. जो देश में अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचारी, वो घोटालेबाज जो इससे हताश हुए हैं, डिमोनेटाइजेशन से किनारे पड़ गए हैं, उनको कहीं न कहीं इस तरह की चीजों से उनको मदद मिलेगी। अवरोध के चलते शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल पाया। भोजन अवकाश के बाद भी सदन में गतिरोध जारी रहा। इस कारण कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। 9 अगस्त till 11 August tomorrow. कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा ने मंगलवार को मोटर यान संशोधन विधेयक 2017 को सिलेक्ट समिति के पास भेज दिया। समिति में कुल 24 सदस्य हैं। समिति से अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है और इस काम के लिए और समय नहीं दिया जाएगा। परिवहन क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर देखा जा रहा मोटर यान संशोधन विधेयक 2017 राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेज दिया गया है। सड़क परिवहन राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने विधेयक को समिति के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया। सर, विथ योर परमिशन आई मूव द फॉलोइंग मोशंस दैट द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2017 टू अमेंड द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 टू एड्रेस इश्यूज सच एज रोड सेफ्टी, पैसेंजर मोबिलिटीज, ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स, citizen facilitations and reduction of corruption in transport sector as passed by the Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha. प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया। मोटरयान संशोधन विधेयक 2017 को लोकसभा ने इसी साल अप्रैल में पारित किया था। With instructions to report to the Rajya Sabha by the first day of next session without extension of time. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it. Motion is adopted. प्रस्तावित विधेयक में वाहन तेज चलाने, सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने और सड़क कानून तोड़ने के लिए कड़ी सजा के प्रावधान हैं। इसके अलावा नए वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आधार जरूरी करने का भी प्रावधान है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा की विभाग संबंधी स्थायी समिति के सामने कल सार्वजनिक विमानन कंपनी एयर इंडिया और पवन हंस लिमिटेड के विनिवेश का मुद्दा विचार के लिए आया। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति ने सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एयर इंडिया के सीएमडी अश्विनी लोहानी
और नागर विमानन मंत्रालय के सचिव RN चौबे से सवाल जवाब किए। मुकुल रॉय की अध्यक्षता वाली समिति ने पूछा कि विनिवेश की रूपरेखा क्या होगी और कर्मचारियों की नौकरियों की क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी। समिति ने यह भी पूछा कि एयर इंडिया पर मौजूदा 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, उसे कौन चुकाएगा। समिति में पहली बार ये बात भी सामने आई कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विनिवेश और 2007 में विमानों की खरीदारी के मामले में CBI अलग अलग जांच कर रही है। समिति का यह भी मानना है कि कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति पिछले साल ही एयर इंडिया और पवन हंस लिमिटेड के विनिवेश का फैसला कर चुकी है, इसलिए फैसले पर सवाल करने का ज्यादा औचित्य नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाले मंत्री समूह भी विनिवेश के अलग अलग पहलुओं पर विचार कर रहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करके गुजरात के बनासकांठा में खुद को खतरे में डाला। लोकसभा में कल राहुल गांधी की गाड़ी पर पत्थरबाजी कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस के विरोध के चलते कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। बनके इनकी जान लेना चाहिए। लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर बनासकांठा में हुए पथराव का मुद्दा उठा। कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी गुजरात में जिस जगह रुके वहां उनका पहले से तय कार्यक्रम नहीं था। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी SPG की बात नहीं मानते हुए बुलेट प्रूफ गाड़ी के बजाय पार्टी की गाड़ी से गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश यात्राओं में भी सुरक्षा की अनदेखी करते हैं। पिछले 2 वर्षों में श्री गांधी 6 विदेशी दौरों में 72 दिन बाहर रहे हैं। इन 72 दिनों की अवधि में SPG कवर उनके साथ नहीं रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, अब स्वाभाविक है ये देश जानना चाहेगा, ये सदन जानना चाहेगा कि विदेश में कहां गए, क्यों नहीं उन्होंने SPG कवर लिया। राजनाथ सिंह ने पत्थरबाजी की निंदा की। उन्होंने कहा कि एक आरोपी को पकड़ा गया है और गुजरात सरकार मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस ने प्रश्नकाल की शुरुआत के साथ ही सदन में गृह मंत्री के बयान की मांग करते हुए अवरोध पैदा किया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। श्री राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता है। उन्होंने बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए गुजरात बनासकांठा पहुंचे थे। उन पर जानलेवा हमला हुआ, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। इस हमले में राहुल गांधी जी बाल बचे, लेकिन उनकी गाड़ी के शीशे भी टूट गए। कांग्रेस के विरोध के चलते सदन में प्रश्नकाल को स्थगित करना पड़ा। 12 बजे के बाद अवरोध जारी रहा और कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। राहुल गांधी शुक्रवार को गुजरात में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के दौरे पर गए थे। इस दौरान ये घटना हुई। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने कल नर्मदा बचाओ आंदोलन की ओर से विस्थापन की समय सीमा बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी। उधर धरना स्थल से उठकर इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराई गई मेधा पाटेकर की हालत में सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी गिरफ्तारी से इनकार करते हुए सेहत के चलते अस्पताल में दाखिल कराने की बात कही है। सरदार सरोवर बांध के विस्थापियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी। इसमें विस्थापन के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने डूबे क्षेत्र के विस्थापितों के लिए 31 जुलाई की समय सीमा तय की है। बड़वानी में मेधा को अनशन स्थल से हटाए जाने के विरोध में मंगलवार को कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। उधर नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर की हालात में सुधार हो रहा है। धार के चिखलदा गांव में पिछले 12 दिन से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी मेधा पाटकर और दूसरे नेताओं को सोमवार को धरना स्थल से उठाकर इंदौर, बड़वानी और धार के अस्पतालों में भर्ती कराया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग किया। इसमें कई लोग घायल हुए और उनके नेताओं को इलाज के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। आप क्या उन्हें उपचार के लिए अगर लाए हैं तो आपने उनसे उनकी पूर्व सहमति ली थी, अदरवाइज ये एक तरीके की गिरफ्तारी है। इसको आप नाम कुछ भी दें, जो न्यायाधिकरण के आदेश है, जो सरकार के अपने जो उन्होंने पहले कहा है उसको वो माने। इसके अलावा हमने कभी पैकेज नहीं मांगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेधा पाटकर और दूसरे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने ट्वीट किया कि वे संवेदनशील व्यक्ति हैं। मेधा पाटेकर और उनके साथियों की स्थिति
चिंतनीय थी। चिकित्सकों की सलाह पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि विस्थापितों को पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार ने नर्मदा पंचायत और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के साथ 900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पैकेज दिया है। प्रशासन ने तय समय में लोगों का विस्थापन सुनिश्चित करने की बात कही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो शासन ने पैकेज घोषित किया है और नागरिक जिसको चाहते हैं उन सबको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। लोग जल्दी से जल्दी अपना निवास बना करके दूर वाले क्षेत्रों से बाहर निकलें और ऐसा बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों ने कर लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों में लोग अपने स्वयं शिक्षा से ऐसे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएंगे जो डूब में नहीं है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की दलील है कि 192 गांव विस्थापन की मार झेल रहे हैं। इसके 40,000 लोगों को अस्थायी जगहों पर रखा गया है, इसलिए इन लोगों को और वक्त दिया जाना चाहिए। इसको लेकर मेधा पाटकर समेत कई लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। ये है किबुतु, अरुणाचल प्रदेश में। ये सरजमीन भारत के लिए अति संवेदनशील है, चीन से सटी हुई, खासतौर से राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से। रेत के उन भयानक टीलों के दुर्लभ दृश्य जो 24 घंटे के अंदर अपनी जगह बदल लें और बीएसएफ का काम बढ़ जाए। भारत पाक सीमा यहाँ पर बेहद कंट्रोवर्शियल जोन में आती है। भारतीय सशस्त्र बलों में एक अनकही कहावत है कि यदि कोई सैनिक अपने जीवन काल में नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में और यहाँ लद्दाख में मादरे वतन की सेवा कर लेता है तो उस सैनिक की गिनती देश के सबसे शूरवीरों में की जाती है। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सीरीज के सुपर एक्सक्लूसिव एपिसोड्स सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगले साल गुजरात विधानसभा चुनाव वीवीपीएटी के जरिए कराए जा सकते हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये बात कही है। आयोग ने कहा कि इसके लिए सितंबर तक वीवीपीएटी मशीनों का इंतजाम होना जरूरी है। इसके लिए 73,500 मशीनों की जरूरत होगी। आयोग के मुताबिक 31 अगस्त तक 48,000 मशीनों का इंतजाम होने की उम्मीद है, जबकि सितंबर तक 25,000 मशीनें पहुंचाने के लिए कहा गया है। वहीं आयोग ने साफ किया कि ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ साबित नहीं कर पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई को गुजरात विधानसभा चुनाव में वीवीपीएटी के इस्तेमाल के बारे में आयोग से जवाब मांगा था। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सीमा पार से हुई गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। पाकिस्तानी सेना ने कल कृष्णा घाटी सेक्टर में भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। इस दौरान सिपाही पवन सिंह सुगरा ने दम तोड़ दिया। 21 साल के सुगरा उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के सुगरी गांव से ताल्लुक रखते थे। पाकिस्तानी सेना पिछले कुछ दिनों से लगातार गोलीबारी कर रही है। इस साल 1 अगस्त तक पाकिस्तानी सेना 285 बार गोलीबारी कर चुकी है, जबकि पिछले पूरे साल उसने 208 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में पक्ष बनने का फैसला किया है। बोर्ड ने कल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इसमें कहा गया है कि विवादित जमीन पर राम मंदिर बनना चाहिए और इससे थोड़ी दूर मुस्लिम इलाके में मस्जिद बनाई जानी चाहिए। शिया वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि बाबरी मस्जिद शिया वक्फ की थी और इसे शिया मीर बकी ने बनवाया था, इसलिए इस मामले में दूसरे पक्षकारों के साथ बातचीत और समाधान तक पहुंचने का अधिकार सिर्फ उसी के पास है।
बाबरी विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच बनाई गई है, जो 11 अगस्त से सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में योग को अनिवार्य बनाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर फैसला लेने का अधिकार सरकार को है और कोर्ट ये तय नहीं कर सकती कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए ये मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है। याचिका में 1 से 8वीं कक्षा तक योग को अनिवार्य बनाने की मांग की गई थी। साथ ही राष्ट्रीय योग नीति बनाने की भी मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है और इस पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की दलील है कि अनुच्छेद 370 अस्थायी व्यवस्था थी और 1957 में राज्य की संविधान सभा के भंग होने के साथ ही ये खत्म हो गई और भारत के राष्ट्रपति संसद की मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद अनुच्छेद 370 को जारी रखना संविधान की मूल संरचना के साथ धोखा है। इससे पहले जुलाई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। जस्टिस दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। कल कानून मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये जानकारी दी। 28 अगस्त को मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जगदीश सिंह खेहर की जगह लेंगे। जस्टिस दीपक मिश्रा याकूब मेमन समेत कई अहम मामलों की सुनवाई के दौरान जज रह चुके हैं। आज भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह है। साथ ही आज़ाद हिंद फौज की वर्षगांठ भी है। इस मौके पर राजधानी में एक खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जहां कई ऐसे दस्तावेज और जानकारियों को सार्वजनिक किया गया है जो आज से पहले आम लोगों तक कभी नहीं पहुंची। इसके अलावा यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को आंदोलन के 75 साल और आज़ादी के 70 साल पूरे होने के मौके पर खास आयोजन करने के लिए कहा है। देश की आज़ादी में अहम भागीदार रहे भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज से जुड़े गोपनीय दस्तावेज पहली बार देश के सामने आएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज की 75वीं सालगिरह के मौके पर भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। इस प्रदर्शनी को आज शाम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जो 1 सितंबर तक चलेगी। भारतीय इतिहास के 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज की जानकारी को सार्वजनिक की गई हजारों फाइलों और दस्तावेजों के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान लोगों को 100 से ज्यादा ऐसे दस्तावेज देखने का मौका भी मिलेगा, जिन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय ने सार्वजनिक किया है। ये मूल दस्तावेज 1942 के बाद के इतिहास को बयां करते हैं। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को देश के इतिहास से परिचित कराना है। दूसरी तरफ यूजीसी ने भी इस मौके पर विश्वविद्यालयों से शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित कराने का कहा है। स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक, सेना, अर्धसैनिक बलों के शहीदों के घरों पर छात्रों को ले जाने का कार्यक्रम भी आयोजित करने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोगों और संस्थाओं की आज़ादी की रक्षा करने की बात कही है। मंगलवार को कांग्रेस कार्य समिति की विशेष बैठक में उन्होंने देश में बढ़ते स्वयं रक्षकों के मामले पर चिंता जताई। बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमेशा व्यक्तिगत और संस्थागत आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए। सोनिया गांधी का ये बयान कल राज्यसभा चुनाव में 2 विधायकों के वोट रद्द करने की अपील के बाद आया। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के युवाओं और किसानों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी लागू किए जाने के बाद शुरू हुई समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। बैठक में आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस के योगदान पर चर्चा भी की गई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने स्वास्थ्य खराब होने की वजह से बैठक में हिस्सा नहीं लिया। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महागठबंधन से नाता तोड़ने को लेकर निशाना साधा है। मंगलवार को लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी से हाथ मिलाकर जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने राजनीतिक आत्महत्या की है। पटना में आरजेडी प्रमुख ने कहा कि देश में कोई भी दल अब नीतीश पर विश्वास नहीं करेगा और वो राजनीतिक तौर पर खत्म हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि अगले लोकसभा चुनाव में जेडीयू को
2 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी क्योंकि बीजेपी और एनडीए के अन्य सहयोगी दल अपनी सीटें छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। उन्होंने ये बात आरजेडी के राज्य सरकार के खिलाफ अभियान की शुरुआत से एक दिन पहले कही। बिहार में आज से पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव आरजेडी के अभियान पर निकलने वाले हैं। जनादेश अपमान यात्रा के तहत दोनों नेता जनता के बीच जाकर विश्वासघात के बारे में बताएंगे। लोकसभा अध्यक्ष अनुसंधान पहल कार्यक्रम के तहत मंगलवार को संसद परिसर में संसद सदस्यों के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में भारतीय संविधान के तहत स्थानीय शासन के महत्व, इसके उद्देश्यों और प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई। कार्यशाला में कई दलों के सदस्यों और विशेषज्ञों ने शिरकत की। भारतीय संविधान के बिंदुओं को लेकर ये 5वीं कार्यशाला थी। इस पहल का मकसद जनप्रतिनिधियों का ज्ञान बढ़ाकर उन्हें जन कल्याण के लिए बेहतर कदम उठाने और दायित्वों का निर्वाह करने में मदद करने का है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपने उस क्षेत्र में विकास अपने तरीके से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से करने का मौका मिले, उसके लिए उनको शक्तियाँ मिलें और संसाधन मिलें। ये इन दोनों संशोधनों का उद्देश्य था। मेक्सिको से आए एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने कल लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मुलाकात की। गुआडोल्यो मुर्गुआ के नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का संसद भवन में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने इस मुलाकात पर खुशी जाहिर की। चीन के दक्षिण पश्चिम सिचुआन प्रांत में भूकंप के झटकों से ये दहल उठा। करीब रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता वाले भूकंप से 7 लोगों की जान चली गई, जबकि 90 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। कई की हालत गंभीर बनी हुई है। भूकंप के बाद करीब 106 हल्के झटके भी महसूस किए गए। स्थानीय अधिकारियों ने मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है। भूकंप का सबसे ज्यादा असर पर्यटक स्थल जिउझागू काउंटी में हुआ है। भूकंप स्थानीय समय के मुताबिक रात के 9:19 पर आया और इसका केंद्र जिउझागू काउंटी से 35 किलोमीटर दूर जमीन में 20 किलोमीटर नीचे था। फायर अधिकारियों और सैनिकों को भूकंप पीड़ित इलाकों के लिए रवाना कर दिया गया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीड़ितों को राहत पहुंचाने और घायलों को इलाज के लिए हर संभव मदद पहुंचाने का आदेश दिया है। इससे पहले 2008 में आए भूकंप में 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। सीरिया में नेतृत्व वाले गठबंधन के हवाई हमले में 29 लोगों की मौत हुई है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक यह हमला उत्तरी सीरिया के रक्का में हुआ। मरने वालों में 14 बच्चे शामिल हैं। गठबंधन वायुसेना यहां 2014 से आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। इससे पहले शनिवार को यहां हुए ऐसे ही हमले में 43 लोगों की जान चली गई थी। और अब आखिर में हेडलाइंस। गुजरात से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के नतीजे घोषित। अमित शाह और स्मृति ईरानी की जीत। अहमद पटेल सीट बचाने में रहे कामयाब। विपक्ष का 2 तरह के 500 के नोट छापने का दावा। राज्यसभा में नोटबंदी को बताया सबसे बड़ा घोटाला। वित्त मंत्री ने लगाया अनावश्यक अवरोध गारों। अयोध्या में विवादित जमीन पर राम मंदिर के पक्ष में शिया वक्फ बोर्ड। कहा कुछ दूरी पर मुस्लिम इलाके में बननी चाहिए मस्जिद। भूमि पर बताया मालिकाना हक। जस्टिस दीपक मिश्रा होंगे सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। 28 अगस्त को लेंगे शपथ। कानून मंत्रालय ने जारी की आधिकारिक अधिसूचना। और चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में भीषण भूकंप। रिक्टर पैमाने पर 7 मापी गई तीव्रता। हादसे में 7 की मौत, 90 से ज्यादा घायल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप आगे देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।